कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर बायोलॉजिस्ट, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 11th की अध्याय 1 सजीव जगत में विविधता के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसके बारे में बात करेंगे। डियर बायोलॉजिस्ट, इसके पहले हमने क्या किया था, 2 क्लास इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर हमने क्या किया, अपलोड कर दिया था। तो उन 2 क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पहली क्लास में तो हमने जाना था कि इसका सिलेबस क्या होता है, क्या क्या इस कक्षा 12 की बायोलॉजी में पढ़ना है, और कुछ बेसिक बातें जैसे कि कहते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस क्या होती है, उसके बारे में जाना था। दूसरी बात हमने जाना था कि आपका जो सजीव होता है वो क्या होता है, जगत की विविधता क्या होता है, इसके बारे में जाना था। और आज ये हमारा क्या है, भाग 3 यानी कि इस अध्याय का तीसरा क्लास हम पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिस्ट, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि क्लास 11 की जो पूरी बायोलॉजी है वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगी। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा कक्षा 11 जीव विज्ञान 2023-24। ठीक उसी प्रकार से कक्षा 12 की जो बायोलॉजी होगा उसका पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा कक्षा 12। 11 की जगह पर केवल 12 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। इस नाम के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। ये एक प्लेलिस्ट का नाम है, और ये प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में जाएंगे तो वहां पर मिलेगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, ताकि पिछली क्लासेस जो है वो आप पढ़ लें। तो डियर बायोलॉजिस्ट, आज की हम बात करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो डियर बायोलॉजिस्ट, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जंतु और पादप के अंतर की, तो आपके पास जो जंतु हैं और जो बड़े बड़े पौधे हैं उसमें तो आप अंतर देख करके बता सकते हैं आसानी से, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, जिनको हम देख करके भी अंतर नहीं बता सकते। ठीक है, देख करके भी उनका अंतर नहीं बता सकते। जैसे कि हम बात करते हैं युगलीना। ठीक है, युगलीना की बात करते हैं तो युगलीना क्या है, जंतु है या पादप है, इसका अंतर नहीं बता सकते। तो इन प्रकार के पौधों के बारे में, इन प्रकार के जंतुओं के बारे में जो अंतर पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे जंतु और पादप में अंतर। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट को, जो है हमको पढ़ना सजीव तथा निर्जीव जगत में अंतर, या फिर सजीव और निर्जीव के बीच अंतर की बात करते हैं। तो डियर बायोलॉजिस्ट, सबसे पहले आप जान लीजिए कि सजीव है क्या, जिसको हमने पिछले क्लास में कवर किया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सजीव क्या है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे निर्जीव में अंतर, सजीव और निर्जीव किस प्रकार से भिन्न है। तो डियर बायोलॉजिस्ट, पिछले क्लास में हमने बताया था सजीव के बारे में कुछ बातें छोटी छोटी, जैसे एक वैज्ञानिक का नाम है, मैं लेता हूं हेक्सले। ठीक है, अब हेक्सले का कहना क्या है कि कोई भी जीव सजीव तब माना जाएगा जब उसके अंदर जीव द्रव्य, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, पाया जाएगा। ठीक है, कौन कहता है, हेक्सले कहते हैं कि किसी भी जीव के अंदर अगर जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म उपस्थित है तो वो जीव सजीव माना जाएगा, अन्यथा वो निर्जीव माना जाएगा। और इसी बात को बताते हुए हेक्सले ने एक बहुत बात भी कही थी, बहुत बढ़िया बात कही थी, उसको आप याद कर लीजिए। हेक्सले ने क्या कहा कि जीव द्रव्य जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। ये बात किसने कही, ये बात हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कही। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये है एक कंपटीशन का क्वेश्चन। ठीक है, और आपको दिलाएगा 1 नंबर। चलिए, इसी बात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm is
फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। इन दो पॉइंट्स को आप प्यारे बायोलॉजिस्ट नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल सके आराम से। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि सजीव और निर्जीव किस प्रकार से एक दूसरे में भिन्न है। शायद आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा, यानी कि ये बहुत पुरानी टॉपिक्स है, इससे हमारा बचपन से ही नाता है, लेकिन उस नाते को आज मजबूत करने की बारी आई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सजीव तथा निर्जीव में क्या क्या अंतर होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अब हम बात करेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 कॉलम बना करके। पहले में लिखेंगे हम लक्षण, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर या फिर प्रॉपर्टी। दूसरे बात में हम करेंगे सजीव, और तीसरा कॉलम जो होगा वो हमारा होगा निर्जीव के लिए, जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग। ओके, कैरेक्टर, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप कहेंगे कि सजीव और निर्जीव को तो हमको समझ में आ रहा है कि 2 कॉलम होगा, एक तरफ हम सजीव लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लिखेंगे निर्जीव, लेकिन ये तीसरा कॉलम हमारा लक्षण कहां से आ गया। तो जी लक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। लक्षण की आवश्यकता में इससे पड़ेगी क्योंकि किसी भी चीज का अगर हमको वर्गीकरण करना हुआ, यानी कि बंटवारा करना हुआ, या फिर किसी भी 2 चीजों का तुलना करना हुआ, ठीक है, तुलना करने के लिए या फिर किसी चीज के बंटवारा करने के लिए हमको लक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम लक्षण के आधार पर ही बताते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो अगर हम पहले लक्षण की बात करते हैं सजीव तथा निर्जीव में, तो पहला लक्षण हमारा हो जाएगा रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, पहला लक्षण क्या हो जाएगा, रासायनिक संगठन। अब देखो रासायनिक संगठन का मतलब क्या होता है। ये बायोलॉजिस्ट अगर रासायनिक संगठन के मतलब की बात करते हैं तो रासायनिक संगठन का मतलब ये होता है, तो सबसे पहले रसायन की बात कर लेते हैं। तो रसायन का मतलब होता है जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नियान हो गया, सोडियम हो गया, इसलिए क्या है हमारे पास रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब देखो रासायनिक संगठन जो होते हैं, रासायनिक उसमें 2 प्रकार का होता है, एक कार्बनिक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। अब रासायनिक संगठन में जो कार्बनिक पदार्थों का संगठन है और जो अकार्बनिक पदार्थों का संगठन है, उनका अनुपात क्या होता है। सजीव के अंदर और निर्जीव के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सजीव के अंदर में जो रासायनिक पदार्थों का संगठन होता है ना, सजीव में रासायनिक पदार्थों का संगठन, रासायनिक पदार्थों का संगठन, सजीव में रासायनिक पदार्थों का संगठन एक निश्चित अनुपात में होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। इज दिस क्लियर? यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल मटेरियल होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो एक फिक्स रेशियो होता है। यानी कि हमको पता होना चाहिए कि इतने मात्रा में हमको कार्बनिक पदार्थ चाहिए, इतने मात्रा में हमको अकार्बनिक पदार्थ चाहिए, दोनों को मिला देने के बाद एक सजीव का निर्माण हो जाएगा, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है, घर बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको ईंट की जरूरत पड़ती है, मसाले की जरूरत पड़ती है। अब मसाला बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, बालू चाहिए, और हमको क्या चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है। तो वहां पर एक निश्चित रेशियो होता है ना, जैसे कि 4 गोनी हमने बालू डाल दिया तो उसमें 1 गोनी क्या करेंगे, हम सीमेंट डाल देंगे, या फिर क्या करेंगे, हम 4 गोनी बालू 4 गोनी सीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मसाला क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो हमको मसाला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 गोनी बालू 1 गोनी सीमेंट डालना पड़ता है। तो वो कहता है एक निश्चित अनुपात होता है, उसका एक फिक्स रेशियो होता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे सजीव होते हैं, जिसको हम लिविंग कहते हैं, उसमें जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उसका भी एक निश्चित अनुपात होता है, कार्बनिक पदार्थों का और अकार्बनिक पदार्थों का। अब इसके बाद अगर दूसरी तरफ पर हम बात करते हैं, तो अगर हम निर्जीव में बात करते हैं तो निर्जीव में क्या हो जाएगा, निर्जीव में रासायनिक पदार्थों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। इतना क्लियर हो डियर कि निर्जीव में रासायनिक पदार्थों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। इससे कहने का मतलब ये है कि जब कोई निर्जीव बनता है
उसमें कितना हमको कार्बनिक पदार्थ को मिलाना है, कितना हमको अकार्बनिक पदार्थ को मिलाना है, उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। अब दूसरी पॉइंट पर हम बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं जीव द्रव्य को। जैसा कि अभी शुरू में हमने आपको बताया कि हेक्सले नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं और वो कहकर चले जाते हैं कि जीव द्रव्य जिस भी जीव के अंदर पाया जाएगा वो जीव हमारा सजीव पाया जाएगा, सजीव कहलाएगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो निर्जीव कहलाएगा। तो आप यहाँ से आइडिया या फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि सजीव में क्या होगा। सजीव में जीव द्रव्य क्या होगा, जीव द्रव्य उपस्थित होगा। सजीव में क्या होगा, जीव द्रव्य हमारा उपस्थित होगा। ये दूसरा पॉइंट है और ये हमारा पहला पॉइंट है। अब अगर वही निर्जीव की बात करते हैं तो निर्जीव में क्या हो जाएगा, हमारा जीव द्रव्य अनुपस्थित होगा। इज दिस क्लियर? सजीव में जीव द्रव्य जो होता है वो उपस्थित होता है, निर्जीव में जीव द्रव्य क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। अगर आपके मन में कोई भी शंका है जीव द्रव्य को लेकर के, जीव द्रव्य के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बातें। जीव द्रव्य क्या होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का बना हुआ एक क्रिस्टलीय द्रव होता है। ओके, तो इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप हमारे पिछले क्लास को देखिए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं उपापचय की क्रिया। उपापचय का मतलब क्या होता है, रोज की शरीर में जो क्रियाएं होती है, शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है उसको उपापचय की क्रिया कहते हैं। तो उपापचय की क्रिया का मतलब ये होता है कि जैसे हमने खाना खाया तो उसको पचाना है, पचेगा, जो विटामिन होगा, खनिज होगा, लवण होगा, मिनरल्स होगा, वो हमारे शरीर के द्वारा सोख लिया जाएगा जो आवश्यक होंगे। और जो हमारे पास गंदगी बचती है हमारे शरीर के अंदर, उसको पसीना के माध्यम से, बाथरूम के माध्यम से, जिसको कहते हैं संडास के माध्यम से, या फिर पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है उपापचय क्रिया, जिसमें हमने भोजन को पचाना सीखा। तो इस प्रकार से अगर हम कहें डियर बायोलॉजिस्ट, सजीव में उपापचय की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, सजीव में उपापचय की क्रिया क्या होती है, उपस्थित होती है। उपस्थित होती है यानी कि सजीव में उपापचय क्रिया पाई जाती है। और निर्जीव में क्या होगा, उपापचय की क्रिया अनुपस्थित होती है। ये बायोलॉजिस्ट मैं आपको एकदम सरल पॉइंट्स को बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए अभी क्लास में। देखिए क्या करना होता है कि आप अभी पढ़ रहे हैं तो इसको साथ साथ नोट करते चलिए। अब जैसे ही क्लास खत्म हो उसके 10-5 मिनट के बाद आप फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए। ठीक, अब इसके बाद अगर हम अगली पॉइंट की बात करते हैं, निर्जीव में अगले लेक्चर की बात करते हैं तो निर्जीव में अब अगर हम सजीव और निर्जीव के अगले लक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लक्षण लेंगे तुलना करने के लिए। यहाँ पर श्वसन। अब देखिए, हमने सांस लिया, सांस को बाहर निकाला, ये हमारा श्वसन कहलाता है। यानी कि वायु ऑक्सीजन को अंदर लेना और शरीर के बाहर निकालना सांस लेना कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब बताइए, कोई जो सजीव होता है, जैसे कि हम बात करते हैं मनुष्यों का, वह सांस लेता है यानी कि श्वसन क्रिया करता है। अगर वही बात करते हैं हम इस मार्कर की बात करें तो क्या वह मार्कर सांस लेगा? नहीं लेगा ना। जिस कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्या वो कैमरा सांस लेता है? नहीं लेता है ना। तो क्या हो जाएगा, वो निर्जीव हो जाएगा। यानी कि श्वसन क्रिया जिसके अंदर पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, सजीव कहलाएगी। यानी कि श्वसन क्रिया क्या होगी, उपस्थित होगी। और निर्जीव में क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया अनुपस्थित होती है। निर्जीव में श्वसन क्रिया अनुपस्थित होती है। इसके बाद अगली बात करते हैं हम यहाँ पर गमन जिसको लोकोमोशन या फिर मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये बताइए कि मैं यहाँ से चलता इस पॉइंट पर पहुंचा बोर्ड के। अब बताइए, क्या हम जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैमरा इधर से चलते हुए यहाँ पहुंच जाएगा? नहीं ना। तो सजीव क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की ही जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है गमन। ओके, तो सजीव में क्या होता है, गमन उपस्थित होता है, पाया जाता है। सजीव में गमन क्या है, उपस्थित है।
अब अगर हम बात करते हैं निर्जीव, तो निर्जीव में गमन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। निर्जीव में गमन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी कि निर्जीव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गमन नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले आप इस 5 पॉइंट को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, या फिर वीडियो को रोकिए और आराम से लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं छठवां नंबर की लक्षण की। छठवां नंबर पर लक्षण कौन सा लेंगे हम? छठवें नंबर पर लक्षण लेंगे हम उत्सर्जन। बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, छोटा छोटा दिखाएगा नहीं। उत्सर्जन। उत्सर्जन को हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रीशन। इसका मतलब होता है कि अपने शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाल देना। शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाल देना ही हमारा क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब अगर हम सजीव के अंदर बात करते हैं, सजीव के अंदर उत्सर्जन जो होता है वो पाया जाता है, यानी कि सजीव के अंदर उत्सर्जन क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक। और वही दूसरे बात करते हैं निर्जीव की, तो निर्जीव के अंदर उत्सर्जन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। निर्जीव में उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। अगले नंबर की बात करते हैं, ये हमारा 6वां नंबर है और ये हमारा 7वां नंबर है, जनन। अगला लक्षण क्या है हमारा? जनन, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। आपने कभी देखा है कि कोई भी ईटे को जन्म देता है, या फिर कोई भी लकड़ी को जन्म दे देता है? ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है ना। या एक घर है और उस घर से बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा घर बना हुआ, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है ना। केवल और केवल एक पौधे में देखा होगा कि पौधे की बीज लाया हमने, उसको बोया, वो एक नया पौधा बन गया। मनुष्यों में देखे होंगे तो मनुष्यों का लड़का होता है, लड़की होती है, बच्चे पैदा होते हैं। पशु पक्षियों में देखे होंगे कि पशु पक्षी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं। कभी निर्जीव में ऐसा देखा है? नहीं देखा है ना। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जनन जो होता है वो केवल सजीव में पाया जाता है। सजीव में क्या होता है? जनन उपस्थित होता है, लेकिन निर्जीव में जनन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। समझ में आया आपको? अब अगर हम बात करते हैं 8वें नंबर पर, वृद्धि। वृद्धि जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान लंबाई में बढ़ जाए वो ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव जब लंबाई में बढ़ता है, शरीर की आकार बढ़ती है, साथ साथ उसका वजन बढ़े, वो कहलाता है एक प्रॉपर ग्रोथ, एक सही वृद्धि कहलाती है सही मायने में। तो उसी वृद्धि को हम पढ़ने वाले हैं। क्या आप अपने घर पर एक लकड़ी काट कर लाएंगे, ठीक है, और उसको रखेंगे, 1 महीने 2 महीने बाद वो लकड़ी बहुत बड़ा हो जाएगी? नहीं होगी ना। आप जितने बड़ी लकड़ी को काट कर लाएंगे उतना ही रहेगी। ठीक है। सपोज डेट बात कीजिए, आपके पास पेन होगा, आपने पेन लिया और उसको आराम से रख दिया ऐसे, क्या वो पेन कुछ दिनों के बाद इतनी बड़ी हो जाएगी? नहीं होगी ना। और अगर वहीं पर बात करते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पैदा होता है तो इतना बड़ा पैदा होता है, ठीक है। और अगर धीरे धीरे समय बीतता जाए, 2 साल 4 साल 8 साल बीतता जाए, और वो बच्चा कितना बड़ा हो जाता है? 5 से अंत में जाकर 5 से 6 7 फीट तक को हो जाता है। यानी कि उसके शरीर में वृद्धि हुई, उसके शरीर का लंबाई भी बढ़ा, चौड़ाई भी बढ़ा, साथ साथ उसके शरीर का वजन भी बढ़ा। और वो लड़का कैसा है? सजीव है। या फिर किसी भी जानवर के बच्चे की बात कर लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है, उसकी आकार बदलती है और साथ साथ उसका वजन बदलता है, तो वो कहलाता है हमारा सजीव। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो जो वृद्धि होती है वो हमारे सजीव में उपस्थित होती है, और निर्जीव में क्या होती है? वृद्धि अनुपस्थित होती है। समझ में आया? चलिए, आई होप आपको सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमने बताया था कि सजीव जगत की 2 प्रमुख शाखाएं, जंतु जगत और पादप जगत में अंतर की बात करते हैं कि एक जंतु जो होता है वो एक पौधे से कैसे अलग होता है। सजीव के 2 मुख्य समूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 2 मेन ब्रांच, 2 मेन ब्रांच या फिर 2 मेन ग्रुप।
ऑफ लिविंग, ठीक है, 2 मेन ब्रांच ऑफ लिविंग। तो डियर बायोलॉजिस्ट, अगर हम 2 मेन ब्रांच की बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की 2 प्रमुख जो शाखाएं होती है, 2 मेन ब्रांच जो होती हैं सजीव में, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर अगर हम सजीव की 2 प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं, तो सजीव को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको टोटल 2 भागों में बांटा गया है। ओके, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो हमारा है जंतु, ठीक है, पहला क्या है हमारा जंतु, जिसको हम कहते हैं एनिमल। पहला क्या है जंतु, जिसको हम कहते हैं एनिमल, और दूसरा क्या है हमारा पादप, जिसको हम कहते हैं पौधा यानी कि प्लांट। तो अब हम अगर बात करेंगे अंतर की, तो हमको अंतर पढ़ना है पौधे और जंतुओं में, जंतु और पौधे में हमको अंतर पढ़ना है। ओके, तो अब हम आपको बताते हैं, तो आप कहेंगे सर जी हम तो पौधों और जंतु में अच्छा अंतर जो है वो देख करके ही बता सकते हैं। हाँ, आप देख करके बता सकते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी जंतु पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जिनको हम देख लेंगे फिर भी अंतर नहीं बता पाएंगे। तो इसी की वजह से हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनके कुछ विशेष लक्षणों को ध्यान में रखते हुए पादप और जंतु को अलग अलग करके उनका अंतर बताया है। तो अगर हम बात करते हैं पादप और जंतु में अंतर की, फिर से हमको 3 कॉलम बनाना होगा। चलिए, आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। अब क्या लिखेंगे हम, एक तरफ लिखेंगे जंतु, जिसको कहते हैं एनिमल, दूसरी तरफ लिखेंगे हम पादप या पौधा, जिसको कहते हैं हम प्लांट। अब अगर इस हम बात करते हैं तो तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे लक्षण, लक्षण जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर कहते हैं। समझ में आया? 3 कॉलम आप बना लीजिए अच्छे से। पहले कॉलम में लक्षण, दूसरे कॉलम में जंतु, तीसरे कॉलम में पादप। अब अगर हम बात करते हैं जंतु और पादप में अंतर की, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जंतु और पादप में, तो इसमें होगा हमारा रासायनिक संगठन। वही पॉइंट लेके हम रासायनिक संगठन, जिसको कहते हैं हम केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संगठन का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन। अब अगर हम बात करते हैं जंतुओं के रासायनिक संगठन में, तो जंतु का रासायनिक संगठन क्या होता है, ज्यादा जटिल होता है। यानी कि जंतु क्या होता है, एक बहुकोषीय जीव है और इसके अंदर हर काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होती है अलग अलग काम करने के लिए। तो अलग अलग अंगों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ का अनुपात भी चाहिए होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं जंतु के शरीर में रासायनिक संगठन की, तो इसमें हम लिखेंगे जंतु के शरीर का संगठन, ठीक है, जंतु के शरीर का संगठन जटिल होता है। जंतु के शरीर का संगठन क्या होता है, जटिल होता है। यानी कि इनके शरीर का संगठन क्या होता है, कठिन होता है, जटिल होता है। अनेक अंग तंत्र के कई प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है, अनेक अंग तंत्र के अंदर कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के अंग तंत्र में कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूं इसको। भाई देखिए, इसका मतलब आपको समझाता हूं कि अनेक अंग तंत्र में अनेक प्रकार के या फिर कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारा एक होता है श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। देखिए क्या होता है, श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा फेफड़ा।
जिसको हम कहते हैं लंग्स। अब क्या सीधे फेफड़े से श्वसन हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसके लिए हमारे पास है नाक। नाक के अंदर कई पार्ट है, कई भाग है, जैसे नासा छिद्र हो गया, नासा का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे श्वास में मदद करने के लिए होता है मुंह, ठीक। लेकिन मेन अंग कौन सा है? फेफड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में भी कई अंग आते हैं। पाचन तंत्र में हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? मुख से भोजन ले लेंगे, पहला अंग मुख हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पहुंचेगा ग्रासबली में, उसके बाद हमारे आमाशय में पहुंचेगा, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक, इस प्रकार से पहुंचेगा। अब ये होता है एक पाचन तंत्र में ढेर सारे अंग मिलकर के पाचन तंत्र को बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जितने तंत्र होते हैं, जितने भी अंग तंत्र होते हैं, उसमें ढेर प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जंतुओं की जो शरीर की संरचना होती है या शरीर की संगठन होती है वो जटिल होती है। लेकिन पादप में ऐसा कुछ नहीं होता। पादप में क्या होता है? पादप के शरीर की संरचना, फिर शरीर के संगठन अपेक्षाकृत सरल होते हैं। इसमें केवल चार अंग ही पाए जाते हैं। चार अंग ही पाए जाते हैं। कौन कौन से चार अंग होंगे वो भी जान लीजिए। जड़, तना, पत्ती और पुष्प। जड़, तना, पत्ती व पुष्प, चार प्रकार के अंग पाए जाते हैं इसमें। इतना क्लियर हुआ। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ, तो जंतुओं में जो ग्रोथ होता है वो एक निश्चित समय तक होता है। जंतु में वृद्धि क्या होता है? जंतु में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही, जंतु में वृद्धि क्या होता है? एक निश्चित समय तक ही होता है। जैसे कि अगर हम बताएं, कोई इंसान जो होता है, कोई लड़का जो होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि केवल 22 से 23 वर्ष की आयु तक ही होती है। उसके बाद उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। अगर वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम पौधों की बात करते हैं, तो पादप में वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। पादप में वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। ये जीवन काल बढ़ता रहता है। जैसे आप देखे होंगे, एक पौधा होगा, उसमें थोड़ा सा कनखा निकलेगा, थोड़ी सी कलियां निकलेंगी, और इस प्रकार से उसकी वृद्धि धीरे धीरे पूरे जीवन काल होती रहती है। उसके बाद अगली बात करते हैं कोशिका भित्ति। बहुत अच्छी पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं, अगर आप पढ़ गए वास्तव में आप कमाल कर जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, तो डियर बायोलॉजिस्ट, जो जंतु होते हैं, जो एनिमल होते हैं, उसके अंदर कोशिका भित्ति क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अर्थात लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अर्थात कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, कोशिका भित्ति जो होता है वो कठोर होता है, ठीक है, पहले इतना जान लीजिए। कोशिका भित्ति जो होता है वो कठोर होता है। अब आप अपने हाथ को टच कीजिए, क्या वो आपको कड़ा लगा? आप अपने गाल को टच कीजिए, क्या वो आपको कड़ा लगा? नाक को टच कीजिए, क्या वो आपको कड़ा लगा? पेड़ को टच कीजिए, क्या वो आपको कड़ा लगा? नहीं ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पादप में, तो पादप में क्या होता है? पादप में कोशिका भित्ति
अनुपस्थित होती है, यानी कि पादप में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब देखो कोशिका भित्ति पहचानेंगे कैसे। सबसे बाहर जो होता है चपड़ा, जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, किसी भी पेड़ के अंदर चपड़ा होता है, ठीक है, सबसे बाहर जो काले रंग का दिखाई देता है, किसी किसी में हरे रंग का दिखाई देता है, और वो कड़ा होता है सबसे ज्यादा, वही आपकी कोशिका भित्ति कहलाती है। और वो कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम पादप में कोशिका भित्ति, पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। पादप में कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा? सेलुलोज से बनी होती है। और जंतु की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जंतु में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है। ये 3 पॉइंट हो गया। अब अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, चौथा लक्षण क्या है हमारा? तो चौथा लक्षण ये है कि पर्णहरिण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। पर्णहरिण को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का कारण ये होता है कि जिसके अंदर ये पाया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये पाया जाएगा उसको एकदम हरा भरा दिखाई देगा। तो क्या हमारा चेहरा हरा हरा दिखाई दे रहा है, हरे रंग का दिखाई दे रहा है? आपका चेहरा हरे रंग का दिखाई दे रहा है, या आपके घर वालों का चेहरा हरे रंग का दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। हम इंसानों का चेहरा या हाथ पैर कुछ भी हरे रंग का दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम जंतुओं में क्या होता है, पर्णहरिण अनुपस्थित होता है। पर्णहरिण क्या होता है? अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पौधों की। तो पौधों की पत्तियां जो होती है वो एकदम हरे रंग की दिखाई देती है, बिल्कुल हरे रंग की दिखाई देती है। और कुछ कुछ छोटे पौधे जो होते हैं उनकी जड़ उनकी जो तना होती है वो भी हरे रंग की दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पर्णहरिण क्या करता है? उपस्थित होता है, पाया जाता है, उपस्थित होता है। इतना बात समझ में आ रही है बायोलॉजिस्ट? चलो अगली पॉइंट की बात करते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां लक्षण क्या है? 5वां लक्षण हमारा आता है इसमें प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को डियर बायोलॉजिस्ट इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब आपको ये बताइए, हमको ये बताइए कि आप धूप में बैठते हैं तो क्या आपका पेट भर जाता है? आपकी भूख खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होती ना। आपको धूप लगे या छांव लगे, आप तो खाना खाएंगे ही। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे, आप जैसे जंतुओं में, इंसानों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? नहीं पाई जाती। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और वहीं पर अगर पौधों की बात करते हैं, क्या आप पौधों को दाल चावल सब्जी रोटी खिलाते हैं? नहीं खिलाते हैं ना। वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, ठीक, और अच्छे तरीके से बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है। मैं चाहूंगा कि आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे की पॉइंट को मैं बताता चलूं। अब अगली पॉइंट पर हम बात करते हैं 6ठे नंबर पर, पोषण। पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। अब बताइए, जो पोषण होता है वो जंतुओं में किस प्रकार का पाया जाता है? तो जंतुओं में पोषण जो होता है वो होता है खुद का पोषण। होता है? नहीं होता है खुद का पोषण। जंतुओं जो पोषण होता है वो परपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पोषण की, तो जंतु में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है? तो जंतु क्या होते हैं? जंतु विषम पोषी होते हैं, विषम पोषी होते हैं। जंतु क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भीत होते हैं। इनका भोजन क्या होता है? इनका भोजन होता है वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि। ये जो भोजन करते हैं उसके अंदर ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना जान लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर हम पादप की बात करते हैं तो पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पादप